जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के एक ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में जिनका नाम यूँ तो नीतीश कुमार है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कुछ लोग उन्हें सुशासन बाबू तो कुछ लोग कुर्सी कुमार कहते हैं और कुछ लोग उन्हें बिहार का चाणक्य तो कुछ लोग पलटू चाचा भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, नीतीश कुमार के इन नामों के फहरिस्त में आज हम एक और नाम जोड़ने जा रहे हैं और वो नाम है राजनीति का रॉबिन हुड। वैसे दोस्तों, हमने नीतीश कुमार के लिए ये नाम क्यों चुना है ये आप लोगों को अभी वीडियो में थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, नीतीश जी अब तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में लगभग 18 साल पूरे कर चुके हैं और आप लोग ये भी जानते होंगे कि इन 18 सालों में लगभग 13 साल वो बीजेपी के सपोर्ट से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग ये जानते हैं कि 13 साल तक बीजेपी के सपोर्ट से बिहार के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद मोदी सरकार को जितना झटका नीतीश जी ने दिया है, उतना झटका जॉनी सिंस ने अपने संपूर्ण जीवन काल में मियां खलीफा को भी नहीं दिया होगा। खाओ माँ कसम। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप लोग ज़रा सबसे पहले 2019 का वो समय याद कीजिए जब देश भर में मुसलमान सीए एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ये क्रोनोलॉजी समझा रहे थे कि किस तरह देश में पहले सीए भी लागू होगा और उसके बाद एनआरसी लागू किया जाएगा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। दोस्तों, जिस समय अमित शाह देश की जनता को ये क्रोनोलॉजी समझा रहे थे कि किस तरह सीएबी यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के जरिए देश में रह रहे सभी धर्म के शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा सिवाय मुसलमान के, और उसके बाद एनआरसी लागू करके इस देश के मुसलमानों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए परेशान किया जाएगा। दोस्तों, जिस समय अमित शाह देश की जनता को ये एनआरसी और सीए वाला क्रोनोलॉजी समझा रहे थे, उस समय नीतीश जी बीजेपी के साथ गठबंधन में ही थे। लेकिन दोस्तों, बीजेपी के साथ गठबंधन में होने के बावजूद नीतीश जी ने एनआरसी वाले मुद्दे पर बीजेपी का समर्थन करने के बजाय सदन में खड़े होकर ये कहा था कि बिहार में एनआरसी लागू करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एक तरफ पूरे देश में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एनआरसी पर बड़ा बयान दे दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा। एनआरसी की जहां तक बात है तो एनआरसी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं। बड़ी खबर बिहार से, जहां सीएम नीतीश कुमार ने एनआरसी मुद्दे पर केंद्र सरकार और अपनी सहयोगी पार्टी बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में जो कहा है वो हम आपको बता रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर चर्चा करनी है तो नागरिकता कानून पर करें, लेकिन बिहार में एनआरसी लागू करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हुए मोदी सरकार के किसी फैसले का इस तरह से खुलकर विरोध किया हो। आप लोगों को याद होगा 2018 में जब देश भर में 3 तलाक का मुद्दा जोरों पर था और बीजेपी सरकार मुस्लिम पर्सनल लॉ में छेड़छाड़ की नीयत से सदन में 3 तलाक के खिलाफ एक बिल लेकर आई थी। दोस्तों, जिस समय मोदी सरकार 3 तलाक के खिलाफ सदन में बिल लेकर आई थी, उस समय नीतीश जी बीजेपी के साथ गठबंधन में ही थे। लेकिन दोस्तों, बीजेपी के साथ गठबंधन में रहने के बावजूद नीतीश कुमार ने 3 तलाक वाले बिल पर मोदी सरकार का समर्थन करने के बजाय सदन में इस बिल का खुलकर विरोध किया था। केंद्र और बिहार सरकार में बीजेपी के साथ ही जेडीयू ने ऐलान किया है कि वो राज्यसभा में ट्रिपल तलाक बिल का समर्थन नहीं करेगी। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में 3 तलाक बिल पेश कर दिया है। 3 तलाक बिल पर एक बार फिर कांग्रेस ने अड़ंगा लगाया है। कांग्रेस बिल के मौजूदा स्वरूप से सहमत नहीं है, लेकिन कांग्रेस का अड़ंगा लोकसभा में किसी काम का नहीं होगा। सरकार के लिए झटके की बात यह है कि उनके सहयोगी जेडीयू ने भी बिल के विरोध का फैसला किया है। दोस्तों, हमने देश भर में मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करने वाले बहुत से नेताओं को देखा है, लेकिन हमको लगता है नीतीश जी हमारे देश के इकलौते नेता हैं जो बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हुए मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। यानी आसान भाषा में कहें तो नीतीश जी हमारे देश के इकलौते नेता हैं जो बीजेपी वालों को गोदी में बिठाकर गांड मारते हैं, चाहे फिर वो एनआरसी का मुद्दा हो या 3 तलाक का मुद्दा या फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का ही मुद्दा क्यों ना हो। हमारा कहना है कि भारत में
हम सनातन धर्मी हैं और ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र सदैव रहेगा। भारत हिंदू राष्ट्र है, पहले भी है, अभी भी है, आगे दिन में भी हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि ये है, बनना क्या चाहिए, तो ऑलरेडी है हिंदू राष्ट्र। इंडिया इट इज हिंदू राष्ट्र। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र तो हम ये नहीं देखे 100 करोड़ हिंदू आबादी है, ऐसे ही हिंदू राष्ट्र है। 100 करोड़ हिंदू रहते हैं यहाँ। तो भारत हिंदू राष्ट्र है क्योंकि भारत का हर नागरिक हिंदू है। दोस्तों, आपने देखा कि बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अब ज़रा इसी मुद्दे पर मोदी सरकार के सबसे बड़े सहयोगी और एनडीए के सबसे पुराने साथी नीतीश कुमार का बयान सुन लीजिए कि नीतीश कुमार बीजेपी नेताओं द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात का कितना समर्थन करते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की मांग पर देश भर में सियासत शुरू हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कड़े लहजे में जवाब दिया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि यह कभी संभव नहीं हो पाएगा। संभव है जी, ये पूरा देश है, भारत देश है। अब विभिन्न जो धर्म के लोग हैं, सब लोग हैं इस देश में, कोई मतलब है इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा उसका कोई वैल्यू है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़ करके किसी के बारे में किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को खत्म करना चाह रहा है। दोस्तों, जिस तरह नीतीश कुमार ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात पर बीजेपी नेताओं को होंका है, उससे नीतीश कुमार ने एक बात तो क्लियर कर दिया कि उनका गठबंधन सिर्फ बीजेपी पार्टी के साथ है, उनके संघी विचारधारा के साथ नहीं। वैसे दोस्तों, नीतीश कुमार का गठबंधन सिर्फ बीजेपी पार्टी के साथ है, उसके संघी विचारधारा के साथ नहीं। इस बात का सबूत देश की जनता को देने के लिए नीतीश कुमार अक्सर बीजेपी नेताओं की संघी विचारधारा पर खुला प्रहार करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोगों को याद होगा, एक समय में हमारे देश में वंदे मातरम का मुद्दा बहुत ज़ोरों पर था। बीजेपी वाले वंदे मातरम के नारा को हथियार बनाकर मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने में लगे हुए थे और ये नारा दिया करते थे कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। बीजेपी का मिशन वंदे मातरम। यूपी में चुनाव जीतने के बाद बीजेपी एक मिशन की तरह वंदे मातरम को पूरे सूबे में लागू करना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी का बड़ा बयान, बोले देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, आपका मजहब घर के लिए। महाराष्ट्र में सरकारी आदेश जारी हुआ है कि अब कोई भी सरकारी संस्था में फोन पर हेलो नहीं बोलेगा बल्कि वंदे मातरम बोलेगा। अब फोन पर हेलो की जगह बोलना होगा वंदे मातरम। महाराष्ट्र में फोन पर वंदे मातरम बोलने का संकल्प जारी किया गया। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी के हेलो बोलने पर पाबंदी। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी का तल्ख बयान, देश में रहना है तो कहना होगा वंदे मातरम। भोपाल में रोड शो के दौरान बीजेपी की प्रत्याशी हैं प्रज्ञा सिंह। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वालों को वंदे मातरम कहना होगा। दोस्तों, जब ये बीजेपी वाले फर्जी राष्ट्रवाद के आड़ में देश के मुसलमानों से जबरन वंदे मातरम बुलवाने के होड़ में लगे हुए थे, उस समय भी नीतीश जी का गठबंधन बीजेपी पार्टी के साथ ही था। और दोस्तों, इत्तेफाक से एक रैली में नीतीश जी मोदी जी के साथ मंच साझा कर रहे थे और उसी मंच से मोदी जी जोर जोर से वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे और उस मंच पर जितने भी नेता थे, तमाम नेता मोदी जी के साथ वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। लेकिन दोस्तों, नीतीश कुमार उस मंच पर चुपचाप बैठे रहे और उन्होंने अपनी चुप्पी से तमाम बीजेपी वालों को ये बता दिया कि किसी के कहने पर हम वंदे मातरम चिल्लाकर अपने देशभक्ति साबित नहीं करना चाहते हैं। बाकी जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। बीजेपी और जेडीयू की संयुक्त रैली का ये वीडियो है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पर थे। भाषण के अंत में प्रधानमंत्री ने जोर जोर से वंदे मातरम का नारा लगाया। भीड़ और मंच पर नेता जो बैठे थे मुट्ठी बांधकर हवा में वंदे मातरम बोलने लगे। यहां तक कि रामविलास पासवान भी बोले। लेकिन आप देखिए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो हैं वो बैठे रहे और गठबंधन के बीच अपनी राजनीतिक समझ और स्पेस को बचाते रहे। उनके अगल बगल हर शख्स वंदे मातरम कर रहा था, वो चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने हाथ उठाकर जोर जोर से वंदे मातरम नहीं किया। आप इस वीडियो के एक एक फ्रेम को देखिए।
तो आपने देखा कि वंदे मातरम के नारे लगते रहे। पूरी भाजपा की टीम और रामविलास पासवान इस उम्र में भी खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर नारे लगा रहे थे, मगर नीतीश कुमार बैठे रहे। दोस्तों, वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है, उसूलों पर जहां आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। आज के दौर के राजनीति में अगर ये शेर किसी नेता पर फिट बैठता है तो हमको लगता है वो शख्स नीतीश कुमार है। क्योंकि दोस्तों, किसी पार्टी के साथ गठबंधन में रहते हुए उस पार्टी की गलत नीतियों का और गलत विचारों का विरोध करना, इस तरह की राजनीति आज के दौर में हमको लगता है कि सिर्फ नीतीश कुमार के यहाँ ही देखने को मिलता है। नाथूराम गौडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। दोस्तों, साध्वी प्रज्ञा द्वारा गांडू गोडसे को देशभक्त बताने वाला ये वीडियो मई 2019 का है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि जिस समय साध्वी प्रज्ञा ने ये गोडसे वाला बयान दिया था, उस समय नीतीश जी बीजेपी के साथ गठबंधन में ही थे। दोस्तों, अगर नीतीश कुमार की जगह कोई और नेता होता तो शायद वो गठबंधन धर्म का पालन करते हुए अपने सहयोगी पार्टी की इज्जत बचाने के लिए अपना मुंह बंद कर लेते। लेकिन दोस्तों, नीतीश कुमार ने साध्वी प्रज्ञा के इस बयान पर खामोशी इख्तियार करने के बजाय उन्होंने साध्वी प्रज्ञा का फाड़ कर रख दिया और तमाम बीजेपी नेताओं को ये संदेश दे दिया कि गांडू गोडसे को देशभक्त कहा जाना उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर के नाथूराम गोडसे वाले बयान पर, जिसमें उन्होंने देशभक्त कहा था, कड़ी आपत्ति जताई। नीतीश ने कहा, प्रज्ञा का नाथूराम गोडसे की तारीफ करने वाला बयान बर्दाश्त के काबिल नहीं। पटना से साध्वी प्रज्ञा के बयान पर बरसे नीतीश कुमार, ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, कहना है सीएम नीतीश का। गांधी जी के हत्यारे को देशभक्त बताने पर घिरी साध्वी, बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू के नेता ने लगाई फटकार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पार्टी से निकालने की मांग की है। ये सब हम लोग नहीं पार्टी से निष्कासित करना चाहिए भाजपा को, उनको जरूर विचार करना चाहिए, जरूर विचार करना चाहिए। ये देश बापू राष्ट्रपिता है और कोई गोडसे के बारे में कोई इस तरह की बात करेगा तो पूरे देश में किसी भी व्यक्ति, बीजेपी पार्टी से निकाल क्यों नहीं रही है उनको, केवल माफी मंगवा रही है। बीजेपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन जहां तक सवाल है देश का या हम लोगों की सोच का सवाल है, प्रश्न ही नहीं पैदा होता इस तरह की बात को हम लोग कोई मांग करेंगे कि दोस्तों, बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार ने गोडसे को देशभक्त कहे जाने पर जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा को रेला है, उससे नीतीश कुमार ने एक बात तो क्लियर कर दिया कि वो परिस्थितियों के कारण सिर्फ पार्टी बदलते हैं, अपना राजनीतिक सिद्धांत नहीं। वैसे दोस्तों, साध्वी प्रज्ञा बीजेपी की इकलौती बड़ी नेता नहीं है जिसे नीतीश कुमार ने उल जुलूल बयान देने की वजह से रेला हो। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अंधभक्तों के हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर योगी आदित्यनाथ को भी नीतीश कुमार ने उल जुलूल बयान देने की वजह से रेला था। जरा आप लोग योगी आदित्यनाथ का वो वीडियो देख लीजिए। मैं जानता हूं कटिहार और आसपास का क्षेत्र घुसपैठ की समस्या से त्रस्त रहता है। अगर कोई घुसपैठिया भारत की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, उसे निकाल बाहर करने का कार्य भी करेंगे। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का ये वीडियो नवंबर 2020 का है, जब वो बीजेपी की तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार करने के लिए बिहार आए थे। और उसी चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ बिहार का सीमांचल, जो कि बिहार का एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जिसमें पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज जैसे ज़िले आते हैं, वहाँ के मुसलमानों को घुसपैठिया बताकर उसे देश से बाहर निकालने की बात कर रहे थे। मैं जानता हूं कटिहार और आसपास का क्षेत्र घुसपैठ की समस्या से त्रस्त रहता है। अगर कोई घुसपैठिया भारत की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, उसे निकाल बाहर करने का कार्य भी करेंगे। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त जिस समय योगी आदित्यनाथ ने सीमांचल के मुसलमानों को घुसपैठिया बताकर उसे देश से बाहर निकालने का ये भाषण दिया था, उस समय नीतीश जी बीजेपी के साथ गठबंधन में ही थे। लेकिन दोस्तों, बीजेपी के साथ गठबंधन में होने के बावजूद नीतीश कुमार ने योगी आदित्यनाथ के इस ध्रुवीकरण वाले बयान पर कड़ा प्रहार करते हुए योगी आदित्यनाथ को यह संदेश दिया था कि इस तरह का हिंदू मुस्लिम वाला बकचोदी योगी आदित्यनाथ का यूपी में चलने वाला है, बिहार में नहीं। और ये कौन दुष्प्रचार करता रहता, फालतू बात करता रहता है,
यहां से कौन किसको देश से बाहर करेगा? ऐसा इस देश में किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को, सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं, कौन इसको बाहर करेगा साहब? ये सब कैसी बात करते रहते हैं यूं ही। दोस्तों, ये इकलौता मौका नहीं है जब राजनीति के रॉबिन हुड ने विन डीजल के थर्ड कॉपी को रेला हो। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा अतीक अहमद वाला मामला कि किस तरह से योगी सरकार में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद का हत्या हुआ था। दोस्तों, जिस समय अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद का योगी सरकार में हत्या हुआ था, उस समय भी नीतीश कुमार हमारे देश में इकलौते नेता थे जिन्होंने योगी सरकार के लौड़े वाले लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया था। कोई भी जेल में रहेगा और कोई भी किस तरह से बाहर जाए और उसको ऐसे ही मार दे, ये तो बड़ा दुखद बात है ना। तो हुआ ही एक खराब है। क्या लगता है एनकाउंटर हो गया सर? बीजेपी वाले कर रहे हैं सर, अपराधियों का सफाया हो रहा है, योगी मॉडल है। अब हम नहीं जानते हूँ क्या कह रहा है, आप ही लोग न सोचिएगा। आप सोचिए इस तरह से होता है, अपराधियों का सफाया मैंने मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए, ऐसा कोई नियम है? आप बताइए तो। अरे तो कोर्ट न फैसला करता है कि अगर किसी को ये भी सजा होती है कि उसको फांसी की सजा होगी, फांसी हो जाती है, लेकिन बाकी को कोई साल तक का होता है, कितने तक का होता है सजा। लेकिन उसको निकलेगा, बीमार हो गया, कोई कहीं जाएगा तो उसको ऐसे होगा। वैसे दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ का मुसलमानों के खिलाफ बेतुका बयानबाजी से पुराना रिश्ता रहा है। कभी वो मुसलमानों पर लव जिहाद का आरोप लगाता है, तो कभी मुसलमानों की घर वापसी की बात करता है, तो कभी फर्जी देशभक्ति का ढिंढोरा पीटता है। वैसे इन सारे मुद्दों पर नीतीश कुमार की क्या राय है, अब जरा ये सुन लीजिए। कुछ नारे भावनाओं को भड़काने के लिए दिए जा रहे हैं। कभी आपने देखा बात आ गई लव जिहाद की बात आई, तो कभी घर वापसी की बात आई। अब इसके बाद आजकल चला है देशभक्ति, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कह रहे हैं कि 207 फीट ऊंचा तिरंगा लहराएंगे। अरे भाई, तिरंगा लाने में तो कोई रोल नहीं है इनका। जी हाँ। तिरंगा का चयन किया हमारे राष्ट्र नायकों ने, उस समय तो ये कहीं नहीं थे। अब जिनका खुद का नया प्यार है वो दूसरों पर ये आरोप लगा रहे हैं कि लोगों को तिरंगा से प्यार नहीं। दोस्तों, बताइए, नीतीश कुमार ने दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले संघियों की ही देशभक्ति पर सवाल खड़ा कर दिया। वैसे दोस्तों, नीतीश कुमार ने यह बात बिल्कुल सही कहा कि जिसका खुद का तिरंगे से नया नया प्यार है, वो दूसरों पर यह आरोप लगा रहा है कि उन्हें तिरंगे से प्यार नहीं है। क्योंकि दोस्तों, ये बात तो पूरा देश जानता है कि आज़ादी के बाद 52 साल तक आरएसएस ने अपने नागपुर वाले हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं फहराया था। वैसे दोस्तों, ये इकलौता मौका नहीं है जब नीतीश कुमार ने संघियों की देशभक्ति पर सवाल उठाया हो। बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने एक बार फिर से आरएसएस पर निशाना साधते हुए बड़ा हमला बोला। आजादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान नहीं और आजादी की लड़ाई से आरएसएस का कोई लेना देना नहीं था, यह भी नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया। और क्या मतलब है जिनको आजादी की लड़ाई से लेना देना नहीं था, जिनके संगठन का आरएसएस का कोई योगदान रहा और उससे रिलेटेड लोग ये सब काम करें, कोई मतलब है क्या? नीतीश जी, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आरएसएस का गठन 1925 में हुआ था, इसके बावजूद सालों ने आज़ादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं निभाया। लेकिन हमारे देश की विडंबना देखिए, जिस आरएसएस ने आज़ादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं निभाया, जिस आरएसएस का सदस्य सावरकर अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने के बाद 60 रुपया महीना पेंशन उठाता था, और जो आरएसएस आज़ादी के बाद 52 साल तक अपने आरएसएस हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं फहराया, आज उसी आरएसएस के लोग खुद को सबसे बड़ा देशभक्त बताकर इस देश पर राज कर रहे हैं और दूसरों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे दोस्तों, देश की जनता नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार कहे या पलटू चाचा कहे, लेकिन एक बात तो सभी को मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार हमारे देश के इकलौते नेता हैं जिन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हुए बीजेपी सरकार के हर उस नीतियों का विरोध किया है जिन नीतियों के जरिए बीजेपी सरकार समाज में ध्रुवीकरण और फूट डालने की कोशिश की है। आप लोगों को याद होगा, फरवरी 2022 में जब बीजेपी वाले पूरे देश में हिजाब बैन को लेकर हंगामा कर रहे थे, इतना ही नहीं, कर्नाटक में बीजेपी सरकार हिजाब बैन को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट तक चली गई थी।
उस समय भी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन में थे। लेकिन दोस्तों, जब पत्रकार ने नीतीश कुमार से हिजाब बैन को लेकर सवाल पूछा तो नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार का समर्थन करने के बजाय पत्रकार को ये जवाब दिया कि कोई माथे पर तिलक लगाता है, कोई हिजाब पहनता है, सबका अपने अपने अनुसार अपना धर्म का अनुपालना करने का आज़ादी है। हम इन सब मामले में इंटरफेयर नहीं करते हैं और हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं और बाकी लोगों को भी इन मामलों पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब सिर के ऊपर कोई कुछ लगा देगा, कोई कहीं ये सब लगा लेता है, चंदन उंदन ये सब लगा लेता है, तो उस सब पर कुछ है। इसलिए हम लोगों की नज़र में तो कोई खास बात नहीं और सबके लिए हम लोग काम करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं। कुछ लोगों का अपना अपना तरीका है, तो हम लोग उसमें इंटरफेयर थोड़ी करते हैं। कोई मूर्ति लगाना, कोई कुछ करना, अपने अपने ढंग से पूजा करना, तो सब तो अपना अपना कर्तव्य है, तो उसमें किसी पर कुछ है। इसलिए कुछ चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, बीजेपी जैसी कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी के साथ गठबंधन में रहकर भी अपने सेकुलरिज्म के सिद्धांत पर कायम रहना, ये काम कोई राजनीति का रॉबिन हुड ही कर सकता है। दोस्तों, अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमने नीतीश कुमार को वीडियो के टाइटल में राजनीति का रॉबिन हुड क्यों कहा था। वैसे दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि जिस समय बीजेपी सरकार कश्मीर से स्पेशल स्टेटस और पूर्ण राज्य का दर्जा छीनकर उसे यूनियन टेरिटरी बनाने की बात कर रही थी, यानी कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात कर रही थी, उस समय भी नीतीश कुमार बीजेपी के इकलौते सहयोगी थे जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने पर मोदी सरकार और बीजेपी सरकार का विरोध किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी से अलग लाइन ले ली है। सीएम ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि धारा 370 का संविधान में प्रावधान है। धारा 370 को क्यों हटाया जाएगा? संविधान के अंदर प्रावधान किया गया, इन सब चीजों पर कोई बहस नहीं करनी चाहिए। नीतीश कुमार ने धारा 370 पर मोदी सरकार को नसीहत दी कि उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ मंजूर नहीं है। सवाल ही नहीं पैदा होता। हम लोग 370 के हटाए जाने के किसी कीमत पर पक्ष में नहीं हो सकते हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से धारा 370 का मुद्दा गर्मा गया है। एनडीए के मुख्य घटक दल जेडीयू ने साफ कह दिया है कि हम एनडीए में रहकर भी धारा 370 का विरोध करेंगे। धारा 370 की बात मैं नहीं समझता हूँ कि धारा 370 की हटाने की बात कभी हो सकती है, और हम लोग तो इस राय के नहीं, और इसके बारे में कभी न सोच सकते हैं न इसको सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं कि नीतीश कुमार अभी बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं, लेकिन दोस्तों, बीजेपी के साथ गठबंधन में होने के बावजूद नीतीश कुमार का तेवर अभी भी बीजेपी की संघीय विचारधारा के खिलाफ उसी तरह से सख्त है जिस तरह से हमेशा रहा है। और इसका ताज़ा उदाहरण आप यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले से समझ सकते हैं। दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं कि बीजेपी सरकार पूरे देश में यूसीसी लागू करके देश के कल्चरल डाइवर्सिटी को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन वहीं नीतीश कुमार जो बीजेपी के साथ गठबंधन में है, वो यूसीसी के मुद्दे पर मोदी सरकार और बीजेपी सरकार का निरोध लगाकर विरोध करने में लगी हुई है। बात करते हैं बिहार की, जहां सत्तारूढ़ जेडीयू और बीजेपी के बीच तनातनी लगातार बढ़ रही है। ताज़ा मामला समान नागरिक संहिता का है। बात होगी बड़ी खबर की, और बड़ी खबर ये कि देश में एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस छिड़ गई। बिहार में एनडीए गठबंधन में शामिल जेडीयू ने यूसीसी को सूबे में लागू करने से साफ इनकार कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एनडीए गठबंधन में बिहार के अंदर इस मसले को लेकर यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर फूट है। आमने सामने है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू, और ये कह दिया गया है जेडीयू की ओर से कि नीतीश कुमार के सीएम रहते यूसीसी लागू नहीं होगा। दोस्तों, वीडियो के शुरू में हमने कहा था कि बीजेपी के साथ गठबंधन में रहने के बावजूद मोदी सरकार को जितना झटका नीतीश जी ने दिया है उतना शायद ही देश के किसी दूसरे नेता ने दिया होगा। और मेरे इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को मेरी उस बात पर यकीन हो गया होगा। वैसे दोस्तों, झटके की बात चली है तो आप लोगों की जानकारी के लिए एक और बात बता देते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो मोदी सरकार को 63 सीट का गच्चा लगा है और मोदी सरकार 303 सीट से 240 सीट पर पहुंच गई है, इसके पीछे भी सबसे बड़ा योगदान नीतीश कुमार का ही है। क्योंकि दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस इंडिया अलायंस ने मिलकर मोदी सरकार को 63 सीट का गच्चा लगाया है, उस इंडिया अलायंस के बनने की पहल सबसे पहले नीतीश कुमार ने ही की थी, ताकि बीजेपी के खिलाफ तमाम विपक्ष को एकजुट किया जा सके।
और दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए एक और बात बता देते हैं। इंडिया अलायंस के बनने से बहुत पहले नीतीश कुमार ने ये कहा था कि देश के तमाम विपक्षी पार्टियों को बीजेपी के जहरीली विचारधारा के खिलाफ एकजुट होना चाहिए ताकि वो इस जहरीली विचारधारा को रोक सकें। जहर का असर जल्दी होता है, इनका विचार जहरीला है। You are calling their ideology as poisonous? I am clear about my thought process and I consider their ideology as poisonous. They are dividing society on communal lines and now on caste lines also. तो ये जो परिस्थिति है, इसलिए हमारी ये दृढ़ राय है कि आज की तारीख में इनके खिलाफ मजबूत और ब्रॉडर व्यापक गोलबंदी होनी चाहिए। भाजपा की नीतियों के खिलाफ एक व्यापक गोलबंदी नहीं होगी तो समाज में जहर का असर हो सकता है फैले। तो इसके पहले कि वो जहर फैले उसका उपाय पहले करना चाहिए। You are using very strong language. You are calling their ideology as poisonous and you are saying before this spreads in the country, everybody has to get together and counter it. Yes. And stop it. दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप लोग नीतीश कुमार को पलटू चाचा कहेंगे या राजनीति का रॉबिनहुड, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे दोस्तों, नीतीश कुमार और बीजेपी का ये राजनीतिक अदावत का फहरिस्त इतना लंबा है कि इसे एक वीडियो में समेट पाना हमारे लिए मुश्किल है। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।